मेरे सारे व्यूवर्स को राजीव कुमार का एक बार फिर से प्रणाम। और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने ही आपके चैनल ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। और अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी व्यूवर्स को हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि ज्ञान का जो उजाला होता है, ज्ञान का जो उजाला होता है वो दीपक के उजाले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। ज्ञान का उजाला दीपक के उजाले से ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि दीपक का जो उजाला है वो तो केवल एक कमरे को या एक घर को ही प्रकाशित करता है, परंतु ज्ञान का उजाला आपकी अंतरात्मा को, आपके परिवार को और आपके समाज को भी प्रकाशित करता है। इसलिए अपने ज्ञान के दीपक को जलाए रखिए, जलाए रखिए और जलाए रखिए, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। द लाइट ऑफ नॉलेज इज द वेरी वेरी पावरफुल वेपन। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं और एक बार फिर से आपके सामने 5 नए कॉन्सेप्ट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। और ये पांचों कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र के हैं और अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को इन पांचों कॉन्सेप्ट की जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं आपको मेरे पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी जानकारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो फिर ठीक है, लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा पहला जो पॉइंट है आज का वो है अल्पकाल, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अल्पकाल, वैसे सामान्य हिंदी भाषा में अल्पकाल का अर्थ होता है समय की छोटी अवधि, लेकिन अर्थशास्त्र में अल्पकाल शब्द से तात्पर्य है समय की वह अवधि, समय की वह अवधि जिसमें किसी उत्पादक को बाजार की मांग दशाओं के अनुसार अपने उत्पादन को बढ़ाने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। अर्थात वो मांग दशाओं के अनुसार अपने उत्पादन को ना तो बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कोई भी विशेष उत्पादक अपने उत्पादन के सभी साधनों में पूरा परिवर्तन नहीं कर सकता है। कुछ साधनों में तो परिवर्तन कर देता है और कुछ साधनों में वो परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय का अभाव होता है, उसके पास पैसे का अभाव होता है, उसके पास एक क्या कहते हैं क्षेत्र का अभाव होता है, जिसके कारण वो अपने उत्पादन को बाजार की मांग दशाओं के अनुसार पूरा ना तो बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। ठीक है, तो अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादक मांग की दशा के अनुसार, यानी बाजार में जो मांग कौन क्रिएट करता है? बाजार में मांग क्रिएट करता है उपभोक्ता। यदि बाजार में मांग ज्यादा है तो अल्पकाल की समय अवधि में कोई भी उत्पादक अपने स्टॉक से ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता। ठीक है, और यदि मांग दशा मांग कम है, उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की मांग कम की जा रही है, तो भी उत्पादक अल्पकाल में अपने उत्पादन को घटा नहीं सकता है। अल्पकाल समय की वह अवधि है। दूसरा पॉइंट है दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो बाजार की मांग दशाओं के अनुसार अपने उत्पादन को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है और जितना चाहे उतना घटा सकता है। कहने का अर्थ ये है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादक अपने सभी उत्पादन साधनों में पूरा परिवर्तन कर सकता है। अपने सभी उत्पादन साधनों में पूरा परिवर्तन कर सकता है, जितना चाहे उतना परिवर्तन कर सकता है। यदि मांग ज्यादा है तो उत्पादन को बढ़ा सकता है जितना वो चाहे, और यदि मांग कम है बाजार में तो उत्पादन को घटा भी सकता है। इस तरह से अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। इन दोनों की जानकारी होना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। और ये जो टर्म्स हैं, ये दोनों के दोनों टर्म्स कॉस्ट का जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स में उससे संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कुल लागत। कुल लागत को इंग्लिश में टोटल कॉस्ट कहते हैं। कुल लागत एक सिंपल सी अवधारणा है जिसके अनुसार किसी विशेष वस्तु का निर्माण करते समय उत्पादक के द्वारा किए गए सारे खर्चों को कुल लागत कहा जाता है। कोई भी विशेष वस्तु यदि आप बनाते हैं, मान लीजिए आप टेलीविजन बना रहे हैं, तो टेलीविजन को बनाने के लिए आपका जो टोटल जो खर्चा आया है
उसको क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे स्थिर लागत, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। स्थिर लागत वह लागत होती है जो कि, स्थिर लागत वह लागत होती है जो कि उत्पादन के बढ़ने या घटने से कोई संबंध नहीं रखती है। उत्पादन बढ़े या उत्पादन घटे, स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो भी स्थिर लागत सेम होगी, और यदि उत्पादन घट रहा है तो भी स्थिर लागत वही होगी। ठीक है, यानी कि उत्पादन की मात्रा के साथ जिस लागत का कोई संबंध नहीं होता, उत्पादन की मात्रा के साथ जिस लागत का कोई संबंध नहीं होता, उसके घटने या बढ़ने से इस लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे स्थिर लागत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्थिर लागत उसे कहते हैं। जैसे जैसे आपकी किसी फैक्ट्री में या कंपनी में जो परमानेंट जो अधिकारी होते हैं या परमानेंट जो लेबर होती है, उसको जो पेमेंट मिलती है वो पेमेंट तो उसको मिलेगी, चाहे उसका उत्पादन कंपनी का ज़्यादा हो या कम हो, वो तो कंपनी को देना ही देना, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय है। तो परमानेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो क्या हुई, स्थिर लागत हो गई। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री या कंपनी जिस मकान में है, अगर किराए के मकान में है तो उसको किराया भी उतना ही देना है। मकान मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उत्पादन ज़्यादा है या उत्पादन कम है, आपका माल बिक रहा है या नहीं बिक रहा, उससे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो उससे पूरा का पूरा किराया देना पड़ेगा। तो एक किराया जिसे हम रेंट भी कहते हैं वो स्थिर लागत है। इसके अलावा आपने यदि उधार पूंजी ली हुई है तो उधार पूंजी पर जो ब्याज आप देंगे, जो इंटरेस्ट आप देंगे, वो इंटरेस्ट भी स्थिर लागत ही माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि ब्याज का आपके उत्पादन से बढ़ने या घटने से कोई संबंध नहीं है। ब्याज तो जितना आपने पूंजीपति से उधार लिया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्थिर लागत हो गई। तो स्थिर लागत वह लागत होती है जिसका उत्पादन की मात्रा के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वो स्थिर ही रहती है। लास्ट पॉइंट है हमारा परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट के चैप्टर के लिए। तो परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ संबंध रखती है, उत्पादन की मात्रा के साथ संबंध रखती है। यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, और यदि उत्पादन डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होंगी। और इन्हीं के द्वारा यह तय होता है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये परिवर्तनशील लागत ही तय करती है। यानी कि ये इन लागतों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि आपकी कोई वस्तु है और उस वस्तु की अचानक मांग बढ़ गई, तो आप अधिक लाभ कमाने के लिए, आप अधिक प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी वस्तु का उत्पादन पहले से ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसे ही आप अपनी वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे, आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, रॉ मटेरियल की आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। जैसे आप ज़्यादा कच्चा माल लाएंगे तो कच्चे माल की लागत आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कच्चा माल क्या हो गया, परिवर्तनशील लागत आपका हो गया। इसके अलावा बिजली का बिल, ज़्यादा मांग बढ़ेगी, आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे, ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो बिजली का बिल भी आपका परिवर्तनशील लागत हो गई। ठीक है, इसके अलावा जब ज़्यादा उत्पादन आप करेंगे तो आपको और अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके उत्पादन को बढ़ा सकें। उन्हें हम बोलते हैं अस्थायी श्रमिक, टेम्परेरी लेबर्स, तो उनकी भी पेमेंट आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये तीनों चीज़ें, कच्चा माल, बिजली का किराया और अस्थायी श्रमिक, ये क्या है, परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील लागत है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो मेरे विचार से आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपको थैंक्स दे रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9758500762। इसी के साथ फिर से मैं आप सबको
नमस्कार करता हूँ। और हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको सेक्टर के बारे में बताऊंगा। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे अगले वीडियोस को भी वॉच करें, इसको भी वॉच करें, और मेरे जो पिछले वीडियो हैं उनको भी पूरा पूरा देखें, ताकि आपको अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी होती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।